सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बड़ी जोरदार तालियों से देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत करिए। इतनी मसरूफियत, इतनी व्यस्तता और इतने सारे पल पल पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत आभार। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, पहले आपको कोट करता हूं, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते वक्त आपने यही कहा था। 2024 में क्या समंदर वापस लौट कर आने वाला है? समंदर लौट कर आएगा, सभी साथियों को लेकर आएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 2024 जो है ये महाराष्ट्र में और देश में एक नया इतिहास रचा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई, ये जो एक बृहद अलायंस है हमारा, जिसको महायुति कहते हैं, ये पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार तैयार करेगी। तो मैं आपसे ये सवाल को थोड़ा सा ट्वीक करके पूछता हूँ, ये संदेश आपने किसको दिया था कि मैं वापस आऊंगा? ये मैंने जो संदेश दिया था विपक्ष के नेता के रूप में दिया था। जो लोग मेरे पीठ में खंजर घोंपने के बाद ये मानते थे कि देवेंद्र फडणवीस समाप्त हो गया, ये उनके लिए संदेश था कि मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊँगा, और लौट कर आया। क्या हम ये समझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इस सवाल का ये जो स्टेटमेंट था इसका अर्थ ये है कि मैं वापस आऊंगा और सीएम बन के आऊंगा? देखिए, सीएम बनना ये मेरी प्राथमिकता हो ही नहीं सकती। 5 साल मैं सीएम रह चुका हूँ, और थोड़ी देर पहले जो फिल्म थी उसमें छोटी गलती थी, 4 दिन नहीं 3 ही दिन का सीएम था मैं, आपने 4 दिन कह दिया। मैं 5 साल पूरा सीएम रहा हूँ, इसलिए अब सीएम बनना वगैरह कोई प्राथमिकता नहीं है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आए, ये प्राथमिकता है। एक बहुत बड़ा विकास का एजेंडा हमने शुरू किया है महाराष्ट्र को बदलने वाला, जो आप देख सकते हैं, जो ऑन ग्राउंड शुरू हो चुका है, उसमें खलल न पड़े। एक ऐसी सरकार आए जो उन कामों को बंद न करे, उसको चलता रहने दे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ने दे, ये प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री बनना ये प्राथमिकता हो ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन अगर ये बात है तो फिर लोकसभा के ऐसे नतीजे क्यों आए? देखिए, लोकसभा में तो एक फेक नैरेटिव चला था। पहले मैं आपके सामने लोकसभा के नतीजों को स्टैटिस्टिकली रखना चाहूँगा कि लोकसभा में जो महाविकास आघाड़ी है उनको मिले 43.9% और हमको मिले 43.6%। मात्र 0.3% से वो हमसे आगे रहे, लेकिन सीटों का बड़ा उलटफेर हुआ। इसके 2 कारण थे। एक था फेक नैरेटिव, जिसमें संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इस प्रकार का नैरेटिव जो फैलाया गया, हम लोग उसको काउंटर नहीं कर पाए। शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए जिस ताकत के साथ उसको काउंटर किया जाना चाहिए था हमने नहीं किया। हमको लगा नहीं कि इतना असर करेगा, लेकिन उसका असर हुआ। हमारे खिलाफ लोग लामबंद हुए, और उसके कारण एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये हुआ कि वोट्स का पोलराइजेशन हुआ। और दूसरा, महाराष्ट्र में एक वोट जिहाद भी हुआ। जिस वोट जिहाद में जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों से लोगों को अपील की गई कि इस प्रकार से वोटिंग करो, अगर आप वोटिंग नहीं करोगे तो आप अल्लाह के साथ धोखा करोगे, अपने भगवान के साथ धोखा करोगे, इस प्रकार का जो अपील हुआ, तो उसका मैं केवल नमूने दाखिल आपको बताना चाहता हूँ कि धुले जैसी सीट, जिसमें एक लोकसभा में 6 विधानसभा आती है, 5 विधानसभा में 1,90,000 से हम आगे हैं, और मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 से हम पीछे गए, और 4,000 से हम सीट हारे। तो ये जो वोट जिहाद हुआ, ये दोनों चीज़ें थी। लेकिन अब परिस्थितियाँ क्या बदली है? पहली तो परिस्थिति ये बदली है कि फेक नैरेटिव ब्रेक हो चुका है। लोग ये जानते हैं कि संविधान बदलने वाला नहीं है, लोगों को पता है आरक्षण पर कोई खतरा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अपने हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं
कि आरक्षण को समाप्त करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला वो बताते हैं और उनके ही नाना पटोले यहाँ आकर उसका समर्थन करते हैं। तो अब हमको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फेक नैरेटिव भी समाप्त हो चुका है। और वोट जिहाद के माध्यम से जिस प्रकार से एक सीट से एक लोकसभा खत्म की जा सकती थी, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब एक सीट से पूरी लोकसभा या 6 सीट इन्फ्लुएंस नहीं की जा सकती। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो परिस्थितियां तब बनी थी वो परिस्थितियां समाप्त हो चुकी है और अब मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है कि हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। उद्धव जी कहते हैं, आप वोट जिहाद का जिक्र कर रहे हैं, कि मदरसों की शिक्षकों की सैलरी बढ़ाना ये होता है वोट जिहाद। पहली बात तो ये है कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा न हो, वहाँ पर गणित सिखाया जाए, वहाँ पर साइंस सिखाया जाए और वहाँ अंग्रेज़ी सिखाई जाए, ताकि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो केवल धार्मिक शिक्षा न ले। इसके लिए ये स्कीम शुरू हुई थी। इस स्कीम के तहत एक प्रस्ताव हमारे कैबिनेट के सामने आया कि सभी प्रकार के शिक्षकों के जो मानधन है उसको बढ़ाया गया है, तो इसका भी बढ़ाया जाए। कैबिनेट ने उस पर विचार भी किया था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, उस समय निर्णय होने के बाद हमारे ध्यान में यह आया कि अगर इसको बिना जांच के हम लोग कर दें तो आज कई मदरसे ऐसे, कई, मैं सब नहीं कहूँगा, कई मदरसे ऐसे हैं जहाँ जिहादी शिक्षा चल रही है। जो केवल मदरसे नहीं है, वहाँ पर जिस प्रकार से देश विरोधी तत्व चल रहे हैं। आपको ऐसे मदरसे मिले यहाँ? बिल्कुल है, सब जगह है। हम लोगों को कुछ इंटेलिजेंस भी उसका है, इसलिए हमारी सरकार ने उसको रोक दिया। उसका कोई जीआर नहीं निकला, उसको रोक दिया गया और हमारी सरकार ने तय किया है किसी भी हालत में ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा। देखिए, हम धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते। अगर बच्चे पढ़ना चाहते तो उनको हम पढ़ाएंगे, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़े तो करेंगे, लेकिन उसके नाम पर जो जिहादी इस प्रकार की चीज़ें सिखाते हैं उनको सरकार का पैसा मिले, ये हमको नहीं चलेगा। इसलिए उसको रोक दिया गया है। चुनाव के बाद इसकी तफ्तीश होगी और जहाँ पर जिहादी शिक्षा होती है उनको कोई मदद नहीं मिलेगी।